ऑटिज्म क्या है? तो बच्चे का अपना एक ट्रेट एंड टेम्परमेंट है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना है, कन्वर्सेशन इनिशिएट करना है, वो इन बच्चों में पाई नहीं जाती। ये सोशली आइसोलेट होते हैं। रेगुलेशन होता है माइंड का, वो प्रॉपर नहीं होता है। उसमें टेंट्रम्स होता है, एग्रेशन होता है, हिटिंग होता है, बाइटिंग होता है, स्लैपिंग होता है। मुझे अगर गर्मी लग जाती है तो आई फील, मुझे अगर सर्दी लग जाती है आई फील, मैं अगर गिर जाऊंगा मैं रोऊंगा, बिकॉज द रिएक्शन इज देयर। लेकिन इनमें क्या होता है कि वो इमोशनल रेगुलेशन जो होता है वो पाया ही नहीं जाता है। या तो वो एग्जैजरेटेड इमोशंस दिखाते हैं या तो बहुत इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स इमोशन। What is the difference between parents in Mumbai and parents in Kashmir? जब मैं श्रीनगर आई और जब मैंने यहाँ पे पेशेंट्स को मोस्टली देखा तो मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर किसी बच्चे में स्लरिंग है, स्पीच में ऑटिस्टिक है, स्कूल्स का कैसा रेस्पॉन्ड रहता है इनके साथ? हम जनरल स्कूल की बात करते हैं। दिस चाइल्ड, जो ये बच्चे हैं, दिस चिल्ड्रन, दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, राइट। इसके बावजूद भी जो स्पेशल चाइल्ड है उनको स्कूल में वो लोग नहीं रखते हैं। मनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अब टीचर्स को भी आइडेंटिफिकेशन है कि दिस चाइल्ड इज हैविंग दिस। They need पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस, टीचर्स डू। सोसाइटी का एक प्रेशर अलग होता है। इस बच्चे को कोई नहीं समझता कि ये जब बच्चा चाहता क्या है। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं आर्टिस्टिक बच्चे, दे आर वेरी अटेंशन सीकर्स आल्सो। हाउ दे एक्सप्रेस इट, दे थ्रू द ऑब्जेक्ट्स, स्क्रीम, ऐसे इग्नोर करना। इनको वही कल्चरल मिथ है कि छोड़ दो, ये नहीं कर पाएंगे कुछ, इनमें कोई शिकल नहीं है, कोई हुनर नहीं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। So we should not live with these myths. They have these abilities, they can do anything. So we welcome our guests, Mr. Muzaffar Ahmad Ganai and Miss Naima Zahra. We will be discussing about autism today. So मुजफ्फर साहब, मुझे बताइए सिंपल लैंग्वेज में ऑटिज्म क्या है? अगर मैं ऑटिज्म आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने जी। की कोशिश करूंगा, ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बच्चों में पाई जाती है। इसमें जो एक आम बच्चे के डेवलपमेंट्स होते हैं वो इम्पैक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो डेवलपमेंट हो सकता है, दैट इज़ अ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि जो बच्चे का अपना एक ट्रेट एंड टेम्परमेंट है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना है, कन्वर्सेशन इनिशिएट करना है, पीयर रिलेशंस मेंटेन रखनी है, वो इन बच्चों में पाई नहीं जाती है। ये सोशली आइसोलेट होते हैं, ये अपनी ही दुनिया में होते हैं। वो एक ये सोशल डेवलपमेंट होता है, वो मिसिंग होता है। दूसरा इनका जो बिहेवियरल डोमेन होता है कि हमारी बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है कि हम हर कोई एक्शन करते हैं। हम मुंह से भी बोलते हैं, हम सोचते भी हैं, हम एक्शन भी करते हैं, हम रन भी करते हैं, दैट इज़ अ बिहेवियर। बट इन बच्चों में क्या होता है कि जो रेगुलेशन होता है माइंड का, वो प्रॉपर नहीं होता है। रेगुलेशन इज कम्प्लीटली वो डिसरप्टेड होता है। उसमें टेंट्रम्स होता है, एग्रेशन होता है, हिटिंग होता है, बाइटिंग होता है, स्लैपिंग होता है, टेंट्रम्स होता है। तो जो बिहेवियरल वाला डोमेन होता है ये भी इम्पैक्टेड होता है। तीसरा जो डोमेन वी कैन से सिंपली डेवलपमेंटल डोमेन, दैट इज अ स्पीच एंड लैंग्वेज डोमेन। अब स्पीच क्या होता है? स्पीच कैन बी एनीथिंग। मैं जेस्चर दिखाता हूँ, इट इज़ अ स्पीच। मैं रोता हूँ, इट इज़ अ स्पीच। तो स्पीच कैन बी जो फॉर्म जहाँ से बच्चा एक्सप्रेस करता है। इनमें कुछ बच्चों में स्पीच पाई जाती है, लेकिन अक्सर में ये पाएगा स्पीच इज मिसिंग। लैंग्वेज इज डिफरेंट। लैंग्वेज इज द मीनिंगफुल थिंग, जो हम एक कम्युनिकेशन जो मैसेज है वो कन्वे करते हैं। लैंग्वेज भी जो लैंग्वेज डोमेन है या लैंग्वेज डेवलपमेंट्स, जो माइल्स लैंग्वेज के माइलस्टोन्स होते हैं, वो है ही होते ही नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते रहते हैं। तो वहाँ पे वी कैन से कि इनका ये वाला डोमेन भी इम्पैक्टेड होता है। फोर्थ डोमेन इनका जो होता है, दैट इज़ दैन इमोशनल डोमेन। लाइक इमोशंस में गॉड हैज़ गिवन अस द इमोशंस, हर किसी इंसान को दिया है। एग्जैक्टली। तो वी फील, मुझे अगर गर्मी लग जाती है तो आई फील, मुझे अगर सर्दी लग जाती है आई फील, मुझे अगर मैं अगर गिर जाऊंगा मैं रोऊंगा, बिकॉज द रिएक्शन इज देयर। मुझे कोई हिट करेगा, मुझे कोई डांटेगा, मैं वो रिएक्शन दिखा दूंगा, द इमोशनल रिएक्शन। लेकिन इनमें क्या होता है कि वो इमोशनल रेगुलेशन जो होता है वो पाया ही नहीं जाता है। या तो अगर आप देखेंगे उसमें फिर अप्स एंड डाउन्स होता है, या तो वो एग्जैजरेटेड इमोशंस दिखाते हैं या तो बहुत इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स इमोशन। तो इमोशनल डोमेन भी इनका बिल्कुल इम्पैक्टेड होता है। एंड देयर आर कैटेगरीज लाइक किसी को माइल्ड प्रॉब्लम है, किसी को मॉडरेट है या सीवियर है। हाँ, इसमें फिर कैटेगरीज आ जाती है अलग अलग कि किस रेंज में बच्चे का माइल्ड लेवल ऑटिज्म हो सकता है, कि कहाँ पे वी कैन से किसका मॉडरेट है और कहाँ पे सीवियर है। सिंपली इतना ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ
कोमॉर्बिडिटीज़ भी हम्म, होती है। कोमॉर्बिडिटीज़ में कुछ बच्चों में होता है ऑटिज़्म, हम्म, ऑटिज़्म के साथ-साथ एडीएचडी भी होता है। ADHD, कुछ बच्चों में ऑटिज़्म के साथ-साथ आईडी प्रॉब्लम भी होती है। कुछ बच्चों में ऑटिज़्म के contact साथ-साथ disorders, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं। हम्म, कुछ बच्चों में अदर मेडिकल कंडीशंस होती है। नॉट ओनली दिस, वी नो द केसेस जहाँ पे इस न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन के साथ-साथ मेडिकल कंडीशन भी है बच्चों को। exactly, तो वो एक बच्चे के ऊपर बर्डन बच जाता है, क्योंकि वो जब अपने ब्रेन को प्रोसेस या रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, वो मेडिकल चीज़ें भी उसके ब्रेन को ओवरवेलम कर देती है। तो दैट बिकम्स, वी कैन से, उसका जो बिहेवियर होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो बोथ फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती है कि वाई दिस इज डूइंग दिस। हम्म, फिर सोसाइटी में भी वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता, और जहाँ पे फिर उस बच्चे का इंटरवेंशन होता है, तो everybody's eye is on that child. तो कि why he is acting like this, but nobody understand कि why he behaves, what is the neurodiversity, कि इस brain, इसका brain कैसे function करता है। तो as वहाँ पे you ये चीज़ rightly said about comorbidities, say for example there is some kid who is suffering from autism and there is underlying something else, treatment simultaneously चलेगा दोनों चीजों का? हाँ। अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंडीशन लेंगे कि बच्चे को, मोस्टली इन बच्चों में हमने पाया है कि एक तो गट इश्यूज होते हैं हम्म, बहुत ज़्यादा, एंड पुअर इम्यून सिस्टम होता है। हम्म, पुअर इम्यून सिस्टम में कंटिन्यूअसली बच्चे को चलता रहता है जुकाम, खांसी वगैरह वगैरह। हम्म, अगर जुकाम, फीवर, खांसी है, तो इन सिचुएशंस में हम हमेशा पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ अवॉइड थेरेपीज ड्यूरिंग दिस हम्म, फेज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रेन का वो रिसेप्टिव फेज है, हम्म, बच्चा उतना ले नहीं पाता है। right, तो इन कंडीशंस में हम कंप्लीटली अवॉइड करते हैं थेरेपीज टिल द चाइल्ड विल रिकवर। और जहाँ पे अदर कुछ मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज होती है, विच इज़ नॉट हैम्परिंग द थेरेपीज, विच इज़ नॉट हैम्परिंग द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड, वहाँ पे बच्चे को थेरेपीज एज वेल एज मेडिकल इंटरवेंशन कंटिन्यू होता तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यू आर डे इन एंड डे आउट डीलिंग विद द किड्स, उनके जो माँ बाप है, हाउ मच स्ट्रांग दे आर साइकोलॉजिकली? है। इनिशियली जब एक, वी कैन से, जब एक माँ को पता लगता है कि माई चाइल्ड इज गोइंग थ्रू आर सफरिंग विद ऑटिज्म, टिल दैट शी हैड हर ओन ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स कि एक दुनिया में एक बच्चा आएगा, मेरी पेट से एक बच्चा जन्म लेगा, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी, वो फिर मुझे मम्मा बोलेगा, वो फिर घूमेगा, दोस्त बनाएगा, स्कूल जाएगा। लेकिन द मोमेंट शी हियर्स कि नो, ही इज ऑटिस्टिक, शी इज ऑटिस्टिक, मुझे लग रहा है कि उसकी जो अपनी इंटरनल वर्ल्ड होती है, बोथ इमोशनल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, सोशल, वो शैटर हो जाती है, वो बिखर जाती है। तो शी बिकम्स वेरी होपलेस। तो वो एक होपलेस वाली स्टेट उसको लेके जाती है, शी लर्न्स होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। वो हेल्पलेसनेस उसको लेके जाती है फिर अलग अलग डोमेन्स में। समटाइम शी वो जाती है, एट द सेम टाइम वो पीर साहब के पास भी जाती है, वो दरगाह भी जाती है, वो उधर से ए से भी हेल्प सीख करती है, बी से भी हेल्प सीख करती है। तो इन चीज़ों को समझने के अब वी कैन से कि इसका जो अपना मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल नहीं है। नहीं रहता। अब गॉड ने उसको, वी कैन से, अब इसमें ये सारी चीज़ें देखते देखते इमोशनल रेजिलियंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो आउटसाइड शी स्माइल्स, बट या शी स्टिल हैज़ द होप कि या एग्जैक्ट, व्हाई शी रन्स बिहाइंड दिस। वो अगर बार बार इस बच्चे के पीछे आ जाती है, वो थेरेपीज लेने रोज आती है, और उसको पता है कि इस बच्चे ने आज कुछ नहीं सीखा है, बट वो होप लेके आती है इसको एक सेंटर में कि नहीं, मेरे बच्चे ने आज एटलीस्ट पेन पकड़ना सीख लिया, मेरे बच्चे ने आज मुंह खोलना सीख लिया, मेरे बच्चे ने आज ब्लो करना सीख लिया। ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती है। एक Exactly. माँ के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है, बिकॉज़ उसके पीछे एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो होता है ना, वो होप होती है। उसको लगता है कि बिकॉज़ मैंने अगर सीखा है कहीं से ये रेज़िलियंस, इट इज़ ऑल फ्रॉम पेरेंट्स। मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे जहाँ पे कंप्लीटली एज़ अ प्रोफेशनल हम गिव अप करते हैं कि नहीं होता है भाई, क्या अब फर्दर वी कैन नॉट से, बट इन्हीं पेरेंट्स ने हमें वो होप दी है, सर जब हम नहीं थके, आप क्यों थक जाते हो? एग्जैक्ट, जब हमने नहीं हारा, आप लोग क्यों हारते हो? जब हमें वो आश और वो एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं बच्चे कर पाएँगे, आप मेहनत करो, सर एज़ अ टीम काम करेंगे। तो वो जो एक फ़ोर्स हमारे पीछे होता है, उन चीज़ों ने हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारा जो परसेप्शन और बिलीफ है, वो शायद चेंज कर दिया, और हम भी उनके जैसे बन गए कि नेवर गिव अप, हम नहीं करते। तो वो जो एक
बार बार यहाँ से वो एश्योरेंस होती है, साइकोलॉजिकल एश्योरेंस, वो चीज़ लेके वी कैन से कि पेरेंट्स समटाइम्स दे आर मेंटली stable, but yeah, outside everywhere they do not have the same environment, they have different environments, एग्जैक्टली they have to face the families में उनको they have to उनको वो घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं. I know the mothers जिन्होंने मुझे कहा कि मैं आज हशमोश वनान च दो गसा एमिस क्या एमिशन किहिन, आप क्यों जाते हो? मुझे घर वाले बोलते हैं इस बच्चे के ऊपर इतना पैसा खर्च हो जाता है. आई नो द मदर जिनको घर में लड़ाइयाँ होती है कि घर का काम कौन करेगा, आप शायद आपको घर का काम नहीं करना है, इसलिए आप बच्चों को लेके सुबह को निकलते हो, शाम को ले दीज ये तो इटसेल्फ दीज आर द बिग चैलेंज. और इन चैलेंजेस को एक मदर नहीं ले पाती. एंड आई नो द मदर जब इनको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, समटाइम्स दे सेल देयर ज्वेलरी, वो अपना सोना सब कुछ बेच देते हैं ओनली फॉर द पर्पस कि मेरा बच्चा ठीक हो तभी जाए मुझे मार. रीजन तो ये दो कंडीशंस में दो मेंटल स्टेट्स होते हैं उनको. तो ये जो फिर सोसाइटी अलग से उनको फेस करनी पड़ती है, रिलेटिव्स के अलग वो ताने उनको सुनने पड़ते हैं. स्टिग्मा सुन देखना वो पड़ता है वो चीज़ें हम्म, आउटसाइड वी कैन से इनके मेंटल हेल्थ को बहुत ही बुरी बहुत तरह से इफ़ेक्ट करता है. एंड मोस्ट ऑफ देम मुझे ये कहना भी पड़ेगा कि दे डू हैव ट्रॉमास डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, एग्जैक्टली बट इटसेल्फ इट इज़ अ ट्रॉमा. कि देखो उसको कितना सुनना पड़ता है, बट स्टिल शी receives that criticism, she accepts it, she does not react. कि why are you saying me, why are you criticizing me, why are you blaming me? So she's not born for this, but yeah, we can say child is like this, and as a society we can एंड say ही हैज टू टेक द we have to रिस्पांसिबिलिटी take एंड the responsibility. अच्छा मुजफ्फर साहब मुझे बताइए एज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एज स्पीच थेरेपिस्ट एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और यू पीपल जस्ट मैनेजिंग देम और इट्स समहाउ ट्रीटेबल इसमें मैंने वही कहा कि जहाँ पे माइल्ड वाले केसेस आएंगे, माइल्ड वाले वी कैन से कुछ हद तक ट्रीटेबल है, तो वी कैन से कि अपनी फंक्शनिंग वापस आ जाए. तो लेटर दे ज्वाइन द स्कूल, वो डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं. बट जो मॉडरेट टू सीवियर है मैनेजेबल है, क्योंकि आप वही ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकते हो. ये एक ऐसी कंडीशन है कि यू कैन नॉट गिव फेक प्रोमिस, फेक एक्सपेक्टेशन टू पेरेंट्स. आज आपका बच्चा आ गया, कल बिल्कुल ठीक होगा. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग Hmm. प्रॉब्लम. और हाँ, हमें इतना गोल रखना है कि एटलीस्ट ये बच्चा कल कितना किसी के इजी बना सकते हैं इसके बारे अपनी एटलीस्ट अपना ब्रेड एंड बटर खुद से कमा सके. आजकल की दुनिया में बाई का होता ही नहीं है, तो इस बच्चे को कल कौन केयर करने वाला है? समबडी शुड बी देयर. एटलीस्ट ये अपना अपने लिए खाना बना ले, अपने लिए कपड़े लाए, अपनी डे टू डे फंक्शनिंग खुद से करे. उतना हमारा मोटिव होता है. लेट अस हियर समथिंग अबाउट स्पीच थेरेपी मिस ज़हरा मुझे बताइए आपने बाहर मुंबई में भी काम किया है एंड नाउ यू आर वर्किंग हियर इन कश्मीर आल्सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स इन मुंबई एंड पेरेंट्स इन कश्मीर इफ वी टॉक अबाउट ऑटिस्टिक किड एट होम सो सबसे पहली बात जो मैंने मेजरली नोटिस किया है व्हेन आई केम बैक टू श्रीनगर एंड व्हेन आई नोटिस्ड कि जो पेरेंट्स बाहर है वो इन चीज़ों से ज़्यादा अवेयर है, उनको ये सारी चीज़ें पता है उन क्योंकि क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स भी है, वहाँ पे मैन पावर जो है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कंपेयर टू कश्मीर बहुत ज़्यादा है, उनको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता है. हम्म. अ, जब मैं श्रीनगर आई और जब मैंने यहाँ पे पेशेंट्स को मोस्टली देखा, मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, या अगर उनको अवेयरनेस भी है, उनको कैसे हैंडल करना है बच्चों को, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो उनको इतनी ज़्यादा नहीं है. उनको ऐसा लगता है कि हम बच्चे को एक सेंटर, रिहैब सेंटर पे लेके जाते हैं, वहाँ पे वो जो भी करते हैं, तो वो वहाँ पे हो जाता है. बट उस बच्चे के साथ वो सारी चीज़ें, जो होमवर्क होता है, वो हमें घर पे भी करना है, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बच्चे को किसी जगह पे रिहैब सेंटर पे भेज रहे हो, तो आपको लग रहा है वहाँ पे कि वो बच्चा वहाँ पे सीखेगा. नो, ही इज़ जस्ट विद अस फॉर जस्ट फ्यू आवर्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके साथ रहता है, आपके घर पे रहता है. सो हमारी स्पीच थेरेपी में या ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होता है, द मेन गोल इज़ टू ट्रेन द पेरेंट, बिकॉज़ जो बच्चा होता है वो मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ रहता है. तो आई फाइंड दिस मेजर डिफरेंस हियर कि यहाँ पे पेरेंट्स को ट्रेन करना इन सारी चीज़ों के लिए इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ द चाइल्ड स्टेज विद पेरेंट्स. दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस ओके है. सो मिस ज़हरा टेल मी कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ किड जिसको जो ऑटिस्टिक नहीं है बट ही और शी इज़ हैविंग सम स्पीच प्रॉब्लम स्लरिंग हो रही है या कुछ तो मोस्टली
जी यहाँ पे क्या होता है कि शायद कुछ देर के लिए होगा फिर ये ठीक हो जाएगा। डू दे नीड टू कंसल्ट अ स्पीच थेरेपिस्ट? सिर्फ ऑटिज्म ही कॉज नहीं है जिसकी वजह से बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होती है। देयर आर मल्टीपल अदर कॉजेस। जैसे कभी-कभी क्या होता है, अगर आपने सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में सुना होगा, आपने हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में सुना होगा, जहाँ पे बच्चों को क्या होता है कि अक्सर स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अगर मैं सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों की बात करूँ, उनको ओरोमोटर वीकनेस होता है, राइट? तो उनको उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्पीच क्लैरिटी नहीं होती है, राइट? या अगर आप हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे देखेंगे, जिनका कॉक्लियर इम्प्लांट लेटर ऑन कर सकते हैं इफ दे हैव अ सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, दैट्स ऑलटुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन बच्चों में क्या होता है, इन्होंने कभी वो आवाज़ सुनी ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी होती है, ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज जो होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज वो नहीं बनी होती है। उनको नहीं पता होता है कि अगर ये टेबल है, इसको टेबल बोलते हैं। जिन्होंने कभी आवाज़ सुनी ही नहीं, तो वो बोलेंगे कैसे, राइट? सो ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे दूसरे कॉजेज़ भी है, जहाँ पे बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स होती है। डेफिनिटली दे नीड टू कंसल्ट अ स्पीच थेरेपिस्ट। या आपने देखा होगा, क्लेफ्ट पैलेट के केसेस होते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के केसेस होते हैं, जहाँ पे बच्चों का जो है डेवलपमेंट जो होता है ओरल कैविटी का, पैलेट का, वो पूरा नहीं होता है। ऐसे बच्चों की पहले सर्जरी होती है। एग्जैक्टली। सो आफ्टर सर्जरी उनको कंपल्सरी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना होता है। बिकॉज़ अगर आप सपोज़ कीजिए हियरिंग एड भी पहनते हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट भी लगाते हैं, इट डज़ नॉट मीन योर जॉब इज़ डन एज़ अ पेरेंट और एज़ अ सर्जन योर जॉब इज़ डन। सर्जन का भी ये काम है कि मतलब अगर उसके पास कोई बच्चा आता है, ही और शी हैज़ टू रेफर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड टू द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल। हम अक्सर क्या होता है, मैंने जैसा देखा है कि अगर कॉक्लियर इम्प्लांट होता है बच्चों का, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, हमने सर्जरी की बच्चे की, तो इसके बाद बच्चा बोलना चालू करेगा। या फिर लिप एंड पैलेट की सर्जरी होती है, उनको ऐसा लगता है बस सर्जरी तो हो गई, अब तो बच्चा बोलना सीखेगा। नहीं, बच्चे का जब पैलेट नहीं था, तब उसने काफ़ी सारे साउंड्स नहीं सीखे हैं, जिसके लिए अब हमें उनको ट्रेन करना है। उसकी ट्रेनिंग के लिए स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट होते हैं, जो उनको ट्रेन करते हैं, जो उनको सिखाते हैं। I recently had a podcast with Professor Dr. मोहम्मद शकील जो क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट्स करते हैं। ही इज़ अ सर्जन। तो उनसे भी मेरी बात हुई। ही सेड कि आफ्टर सर्जरी इट्स नॉट लाइक कि सर्जरी हो गई एंड एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। उसके बाद जो है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। एंड समटाइम्स पेरेंट्स थिंक कि शायद कुछ टाइम के लिए ज़रूरत है, उसके बाद नहीं ज़रूरत है, बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम। सो मिस ज़हरा टेल मी, अगर किसी बच्चे में स्लरिंग है, स्पीच में ऑटिस्टिक है, स्कूल्स का कैसा रेस्पॉन्ड रहता है इनके साथ? इफ दे आर नॉट एट ऑटिस्टिक स्कूल, हम जनरल स्कूल की बात करते हैं, डू दे एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ किड्स? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल नॉट से कि स्कूल्स का मैं एक पॉजिटिव साइड आपको ये बताती हूँ कि ऐसे बच्चों को अगर पहले कोई नोटिस करता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लाइक अ टीचर। क्योंकि अगर जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तब वहाँ पे एक टीचर कंपेयर कर पाता है एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चे में और अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है। तब उनको वो रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं कि ओके, दिस चाइल्ड इज एक्टिंग लिटिल डिफरेंट कंपेयर टू अ नॉर्मल चाइल्ड, राइट? तो उनको ये उनकी एक पॉजिटिव चीज रहती है कि वो ये सारी चीजों को पिन पॉइंट कर पाते हैं। बट अदर थिंग इज दैट बिकॉज दीज चाइल्ड, जो ये बच्चे हैं, दीज चिल्ड्रन दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, राइट? सो डेफिनेटली जो स्कूल से हमें सुनने को आता है कि वो इन बच्चों को, वो पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि वो स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। जबकि अभी के टाइम पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। एग्जैक्ट। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको स्कूल में वो लोग नहीं रखते हैं। बिकॉज़ जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है, वो भी उनको मेंटेन करना पड़ता है। स्पीच में भी वो उस बच्चे पे ध्यान दे, दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ वेरी टफ जॉब। वहाँ पे उनको 20 बच्चों को भी सँभालना है, उसके बाद एक स्पेशल चाइल्ड के लिए एक अलग से अटेंशन। देखना है। सो या अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर स्कूल से जो बच्चे आते हैं हमारे पास, अगर स्पेशल चाहे, तो डेफिनेटली एक नेगेटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। उन ऐसे बच्चों को वो इंक्लूशन जो है, वो सब नहीं मिल पाता है। बट या अगर मैं एक पॉजिटिव साइड की भी बात करूँगी, तो टीचर्स ही होते हैं जो पहले बोल आइडेंटिफाई करते हैं ना। आइडेंटिफाई होते हैं। एंड आई थिंक टीचर्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से ये रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिकॉज़ कभी-कभी टीचर्स को ऐसा लगता है ये बच्चा जानबूझ के ऐसा कर, ये बच्चा जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहा है।
बट वी नेवर नो वेदर दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम EDD और ADHD, इसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे. सो आई थिंक teachers should be also made aware. So, do you think there should be a training programs in schools, like after every 4 months, 6 months, related to psychological needs या autistic needs जो है बच्चों में? डेफिनेटली आई थिंक यस इट्स मस्ट. अभी के टाइम पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स एज वेल एज द टीचर्स शुड बी ट्रेन एंड रेगुलर. मैं बोल सकती हूँ कि 6 months के बाद कैंप्स रखने चाहिए या आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीजें करनी चाहिए. In fact, they have now counselors at schools. They can take the initiative for conducting training programs and they can invite the resource persons from outside. डेफिनेटली अगर आप देखेंगे आजकल के टाइम पे लर्निंग डिसेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से 9th क्लास तक बच्चों को पास किया जाता है. काफ़ी सारे बच्चे उसमें निकल जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एग्जामिनेशन तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रखते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है. रहती है. हम उनकी भी थेरेपी करते हैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट. दे गो टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देन दे कम टू अस, वी गिव देम स्पीच थेरेपी. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ों की अवेयरनेस भी टीचर्स को देनी चाहिए. देनी चाहिए. So, मुजफ्फर साहब मुझे बताइए, because you are dealing with the kids, anything which you have seen common in all of them? अगर ऑटिज्म की बात करेंगे तो सी इट इज़ न्यूरो डाइवर्सिटी, नथिंग इज सेम, एवरी चाइल्ड इज Different. डिफरेंट. Okay. हाँ, इतना हम देख सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल नीड्स, Hmm. फंक्शनल नीड्स दे डू हैव सेम. Okay. अपनी इनकी सेंसरी नीड्स होती है, इनकी सोशल नीड्स होती है, इनकी स्पीच नीड्स होती है, इनकी कॉग्निटिव नीड्स होती है. एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट, वी विल जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटीज. ADHDs की अपनी है कि दे वांट टू रन, दे वांट टू मूव, उनको मूवमेंट सीकिंग बहुत ज़्यादा होती है. एवरी ADHD हैज़ दिस नीड. एंड सेकेंडली दे आर वेरी इम्पल्सिव इन नेचर, दे हैव वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ जो वेटिंग एंड टॉलरेंस का है उनमें है ही नहीं. whenever you will see the ADHD child, आप हमेशा ये पाओगे कि वेटिंग टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है, अटेंशन के साथ दे हैव द डिफिकल्टीज, हाँ, हाँ. and mostly they cannot sit at one place. Like now, इसी comparison if you will talk about the learning disabilities में writing itself is a challenge for them. So the body shows the different response. Either वो उसी टाइम कहेंगे मेरे पेट में दर्द हो गया, itself they have these Self-made. these are psychological reactions. उनको पेट में दर्द हो जाता है, उनको cramps आ जाते हैं, उनके हाथ थक जाते हैं, उनके shoulders थक जाते हैं, which leads them to the refuser writers. We see refuser writers every school में, और now in the past years we have done so many awareness programs. अब टीचर्स को भी आइडेंटिफिकेशन है कि यार दिस चाइल्ड इज हैविंग दिस. They need. Parents don't understand this, teachers do, but parents, we cannot blame or label the parents कि आप क्यों कर रहे हो, because it is a society का एक प्रेशर अलग होता है कि इस बच्चे को कोई नहीं समझता कि ये बच्चा चाहता क्या है, इसकी अपनी, वही मैंने कहा कि he has different needs, but वो needs कोई एड्रेस करता नहीं है. हमेशा यही चाहता है कि they should behave, they should act the way we want them to. So this is from the parental sides. यही burden, यही expectations का जो प्रेशर एक बच्चे के ऊपर आता है ना, we never receive the good outcomes. अब यही अगर आप ऑटिज्म को रिलेट कर दोगे, ऑटिज्म में मोस्ट ऑफ द इट इज़ वेरी कॉमन, जो कॉमन चीज़ें ऑटिज्म में पाई जाती है, हर कोई पेरेंट आपको रिपोर्ट करेगा कि सर इसमें कंप्लाइंट्स पुअर है, नाचन योर ऑफ मानन Gain. he is not sitting at one place, ये एक जगह बैठता ही नहीं है. Sir, he is sometimes he's eating this and sometimes he's refusing. They have the And they are period of head bangs also. head banging, tantrums, throwing is very common in the ASD kids. Biting is very common in the ASD kids. Jumping is very common in the lining up the objects is very common in the objects. And we can say they have some they have the need for predictabilities. अगर वो जाएंगे they will switch off, उनको हम बोल सकते हैं उनके कुछ हैबिट्स होते हैं, यूनिक हैबिट्स होते हैं, या तो वो स्विच ऑन ऑफ कर देंगे, लाइट ऑन ऑफ कर देंगे, बिकॉज हमें लगता है कि दिस इज डिफरेंट फॉर देम. ये उनकी अपनी एक, दे हैव एवरी ऑटिस्टिक चाइल्ड इज हैविंग दिस टाइप ऑफ नीड, बट ये चीज़ें वी कैन से एक्सेप्टेबल नहीं है. दैट इज द रीजन कि पेरेंटल फ्रस्ट्रेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है कि व्हाई दिस चाइल्ड इज नॉट एक्टिंग,
the way I want this, the way I want them to behave, the way I want them to sit in the classroom. जब बैठती ही नहीं है तो यहाँ से अलग से पेरेंटल फ्रस्ट्रेशन अलग होती है। Exactly. वो पेरेंटल फ्रस्ट्रेशन जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती है फिर किड्स के ऊपर। Kids के जब वो किड्स के ऊपर आते हैं तो द मेन फर्स्ट फॉर्म जो फ्रस्ट्रेशन का होता है दैट इज शाउट, exactly. स्क्रीम, यल, डोंट डू दिस। सेकेंडली क्या होता है जब हमें ऐसा नहीं लगता है तो देन हम वहाँ पे हाथ भी उठाते हैं, तो हम चिल्लाते भी मारते भी है, बिकॉज वही मैंने एट देन वी कैन से कि शायद चीज़ें प्रॉपर एड्रेस नहीं होती नहीं है, होती। अंडरस्टैंड नहीं होती है। वी कैन नॉट से, वी आर नॉट ब्लेमिंग कि पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वी आर नॉट से They are intent to according to the situation at the that problem point. is we lack the Prove नहीं कर people, पाते। we lack the हम्म, people who don't understand their हम्म, diversity. exactly. The moment you understand their diversity, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। वाई इट इज़ ईजी फॉर मी, जब मेरे पास बच्चे आते हैं मैं उसको विद इन 2 मिनट्स हैंडल कर पाता हूँ। वाई? बिकॉज आई नो कि दिस क्या चाइल्ड हैज़ दिस डेवलपमेंटल नीड। मैं वो नीड फील करता हूँ, बच्चा पूरा रिलैक्स करता है। Fair. सेम मदर मुझे कंपैरिजन हम तो घर में इतना कर रही नहीं होता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड यू डोंट अंडरस्टैंड। Exactly. You want them to act, to behave Like a walk normal this, person, which is not which is not possible. possible. So we need to respect the neurodiversity. मुजफ्फर साहब, फॉर एग्जाम्पल देर इज एन ऑटिस्टिक किड इन फैमिली और वहाँ पे कोई न्यूबॉर्न बेबी भी है। इज इट राइट कि ऑटिस्टिक किड को उसके पास हम जाने दें, और देयर आर सम थ्रेट्स? See, we can say it is 50-50. हम्म। Autistic बच्चों में अगर अच्छी वो सोशलाइजेशन, रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे इस न्यूबॉर्न बेबी को दे- व्हाइल सीइंग देम इन द फैमिली? दो चीजें होती है ना हम्म। बच्चों में। मैंने वही कहा कि अगर बच्चे में सोशलाइजेशन डेवलप हुई होती है तो देयर इज नो थ्रेट। अगर बच्चे में सोशलाइजेशन डेवलप नहीं होती है, हम्म। दे हैव उनमें पीपल फोबिया होता है, वो लोगों को, बच्चों को, ऑब्जेक्ट्स को देख कर रोते हैं। तो व्हाट दे डू टू प्रिवेंट, टू डिफेंड देमसेल्व्स, दे पुश। Okay. जब वो ऐसे बच्चे को देखेंगे तो वो धक्का देंगे और एनी इंजरी कैन कैन है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां पर भी होता है, अगर दूसरा बच्चा हो जाएगा और वो इमिटेट करता है, दो चीजें होती है, दिस आर्टिस्टिक चाइल्ड इज आल्सो डूइंग द इमिटेशन, और जो नया बच्चा आता है वो भी दुनिया में आ गया है, ही आल्सो लर्न्स थ्रू इमिटेशन, ही आल्सो लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो वो चीज, अगर अब लर्निंग का यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या वो लर्न ये अच्छी चीजें सीखता है या बुरी चीजें सीखता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि जहाँ पे आर्टिस्टिक बच्चा इसके साथ रहता है, वो जो नया इनबॉर्न बच्चा होता है वो सेम एक्शंस इमिटेट करता है। सो हियर वी कैन से इट इज अनहेल्दी, इट इज नॉट गुड। इट्स नॉट गुड हाँ। फॉर देम। अब जहाँ पे आ गए थ्रेट की बात, कभी कभार क्या होता है कि अब सिबलिंग रेवेलरी होती है बच्चों की, हाँ, कि मुझे अटेंशन दिया है कि उसको नहीं दिया। ज्यादा They do not ज्यादा have- मिल गया, हाँ। हाँ। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं आर्टिस्टिक बच्चे, दे आर वेरी अटेंशन सीकर्स आल्सो। अगर आप दूसरे बच्चे को अटेंशन देंगे और इसको अटेंशन नहीं देंगे, हाउ दे एक्सप्रेस इट, दे थ्रू द ऑब्जेक्ट्स। ठीक, वो चिल्लाते हैं, दे स्क्रीम, They will do anything वो violent. अपना अटेंशन गेन करने के लिए कुछ भी करेंगे। कर सकते एंड समटाइम्स दे कैन Hmm. हार्म दिस थिंग, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो प्रियोरिटी, बिकॉज आर्टिस्ट ऑलरेडी हमें फैमिली में पता चलता है ऑटिज्म है, तो फैमिलीज का अटेंशन जो है वो किस पे जाता है, आर्टिस्टिक बच्चे के ऊपर ही जाता है। तो द मोमेंट उसको लगता है कि अटेंशन विड्रॉ हो गया, वो भी वहां से रिएक्ट करने लगता है। सो वी कैन से 50-50 है दोनों केसेस में। वहां But पे parents has to be पेरेंट्स हैव टू very बी वेरी विजिलेंट। और हाँ, अगर लर्निंग के लिए ऑटिज्म बच्चे को भी सोशलाइजेशन डेवलप करने के लिए बच्चों की ज़रूरत है। तो अगर पेरेंट्स को, अब इसमें ये है कि क्या आप इसको एज एन एक्टिव प्ले लेते हैं, एज अ पैसिव प्ले लेते हैं। हम गलती करते हैं, पैसिव प्ले Play करते हैं, हम बच्चे को छोड़ दे, चलो सीख लेंगे, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप एक्टिवली दोनों के साथ खेलते हैं ना, विच इज दैट इज मोर, वी कैन से हेल्दियर healthier देन passively प्ले के लिए, उसमें दोनों बच्चे सीखेंगे। तो बट पेरेंट्स के लिए को उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वी कैन नॉट से कि पेरेंट्स मैजिशियंस होते हैं वो कर पाएंगे। दे हैव फैमिली चोर्स, दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो रेजिंग किड्स इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज फॉर देम। तो बट दे नीड ट्रेनिंग कि उनको कैसे हैंडल करना है। मुजफ्फर साहब, मुझे बताइए, अभी का अगर हम रीसेंट स्टडीज या रिसर्च देखेंगे, उसके हिसाब से इंडिया में कितने ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर इन कश्मीर?
अगर इंडिया की बात करेंगे, शायद मैं रिसेंटली, मुझे प्रॉपर फिगर याद नहीं है, शायद मैंने कुछ 70, शायद वर्ल्ड वाइड था 70 मिलियन। Okay. इंडिया में मैंने कुछ 3.5 बिटवीन 4 And मिलियन। here we have any study? Kashmir? कश्मीर में अभी ऐसा कोई स्टडी कुछ हुआ ही नहीं है, बट हाँ वी कैन से कि रिस्क फैक्टर्स हमने देखे हैं, स्टडीज किए हैं, बट एज अ वो प्रिविलेंस स्टडीज जो होती है कि अप्रोप्रिएट फिगर क्या होता है, हम्म, वो अभी हमारे पास कोई नहीं। स्टडी है नहीं। हाँ बट ऐसे जब आप अपने सेंटर से ऑपरेट करते हैं, इज देयर एनी मेल फीमेल रेशियो कि मेल ज्यादा है या वी कैन फीमेल्स से कम? मेल ज़्यादा है, मेल्स आर मेल मोर। मोर। एंड मुजफ्फर साहब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल जब आप ग्रुप सेशंस करते हैं या फैमिली सेशंस करते हैं, तो इमीडिएट जो पेरेंट्स हैं, यू आर ट्रेनिंग द पेरेंट्स कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस किड एट होम। बट अगर अब एक्सटेंडेड फैमिलीज में ये बच्चा रहता है, तो बाकी लोगों का कैसा रहता है इनके साथ? आर दे सपोर्टिव और दे आल्सो नीड सेम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग या ग्रुप सेशंस? इसमें जहाँ पे हम पेरेंटल ट्रेनिंग्स देते हैं, तो वट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे इस प्लेटफॉर्म से ये बात कहनी पड़ती है, जहाँ पर भी हमारे पास हमेशा मदर्स आती है, वी हैव नेवर सीन, रेयरली कभी कभी फादर फिगर आ जाता है, रेयरली कभी दादा दादी चाचू कजन। सो दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड दैट थिंग कि ये अब शायद इसकी ऐसा ही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो तो ये तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके। तो वो वाला जब है ही नहीं, तो आप किसको ट्रेन करोगे? हाँ, जहाँ पे वी कैन एक्सेप्ट केसेस आर देयर, जो जहाँ पे फुल फैमिली सपोर्ट होता है, जहाँ पे लोग इनपुट्स लेने आते हैं, सीखने आते हैं कि सर हम घर पे क्या करेंगे, क्या, वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को हम ट्रेन करते हैं, वहाँ पे फैमिली प्लान देते हैं कि आप बच्चे को कैसे हैंडल करोगे, बच्चे के किस बिहेवियर को कैसे डील करोगे, बच्चे को और स्पीच अगर कैसे देखा जाए इन ए वे, ये उन्हीं के लिए आसान हाँ, हो जाएगा फिर। क्योंकि एक सिस्टमेटिक गोल जब होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान जो हम्म, होता है, दैट बिकम्स वेरी इजी फिजिकली फिजिकली, हाँ, कि उनको पता है कि मुझे ये ये चीज़ चीज करना है। करनी है, ये चीज अवॉइड करनी है। अगर वो ऐसे विदाउट ये वी कैन से डिसऑर्गेनाइज्ड वे चीज़ वे में चीज़ें करते हैं, तो दैट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। उनको नहीं पता है कि मुझे किस लेवल से स्टार्ट करना है, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे लैक कि मुझे बच्चे को इमोशनली एंगेज कैसे कैसे करना करना है, है, सो दैट ही कैन बिकम अटेंटिव टुवर्ड्स मी, तभी वो सीखेगा। हम तो बच्चे को करते, बट बच्चा अटेंटिव और इमोशनली एंगेज होता है नहीं, वो अपनी ही धुन में होता है, जॉइंट अटेंशन मिसिंग होता है, तो वो इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। बट हाँ, जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, वी ट्रेन देम, एंड मुझे लग रहा है कि नाउ हमारे पास जो अच्छे पेरेंट्स हैं 2 सालों से, नाउ इट हैज़ वेरी ईज़ी फॉर देम, दे डोंट टेक इट एज़ अ नाउ चैलेंज, अ बर्डन। उनको पता है कि मुझे ऐसा-ऐसा करना है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि उनको पता है कि ये काम जो है स्टेप बाय स्टेप काम है, अचीवमेंट्स इन एक दिन धीरे में, धीरे हो रात में नहीं आ जाएँगे। हाँ, बट इसमें भी आपको 2 चैलेंजेस हमें आज तक देखने को मिलेगा, बिकॉज़ मेडिकली भी, प्रोफेशनली भी, एथिकली भी हम भी बाउंड होते हैं कहीं पे कुछ चीज़ें बोलने के लिए। आप एक मदर को नहीं बोल सकते कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा। आपका बच्चा को यू कैन नॉट एग्ज़ैक्ट टाइम पीरियड आप बता नहीं सकते, है ना? बिकॉज़ वो चीज़ें हम भी प्रोफेशनली बाउंड होते हैं। लेकिन इसमें भी हमने क्या देखा कि इसमें ऑटिज़्म में 2 कैटेगरीज़ होती हैं। वन इज़ लो फंक्शनिंग, अनदर इज़ हाई फंक्शनिंग। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे जो आते हैं, वो 1-1 साल से थेरेपीज़ करते रहते हैं। वो हर जगह पे हैं, इट इज़ एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी, कश्मीर Available में। है। मान लीजिए मेरे पास एक पेरेंट आ गया, वो 6 महीने मेरे पास थेरेपीज़ ले रहा है, और 6 महीने में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। Reason is we cannot say कि थेरेपी से ही नहीं, जो स्टिमुलेशन इज कंटिन्यूअसली देयर। हाँ, द रीजन इज बच्चा लो फंक्शनिंग है, उसमें लेवल ऑफ एरोजल लो है, बट आप ये बात तो पेरेंट्स को नहीं बता सकते हो ना। हाँ, आप पेरेंट्स को वही एश्योर करा सकते हो, होता आता है, स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। ये जो लो एरोजल वाले और लो जो फंक्शनिंग वाले बच्चे होते हैं, ये दोनों के लिए चैलेंज होता है पेरेंट्स को, बिकॉज दे डू नॉट सी एनी होप, और थेरेपिस्ट्स के लिए भी लिए इटसेल्फ इज अ चैलेंज रहता है। कुछ बच्चे हाई फंक्शनिंग होते हैं, हाई फंक्शनिंग में विद इन मंथ्स यू सी द प्रोग्रेस, Improvement है। यू सी द चेंज। अब जो लो फंक्शनिंग वाले होते हैं, व्हाट दे डू, मेरे पास 6 महीने आ गए, अनदर वो अब किसी और सेंटर पे गए, 3 महीने हो गए, उनको लगता है शायद यहाँ पे ट्रीटमेंट they are- फेल हो, पे हाँ। तो नाउ लेट अस टेक हिम टू अनदर सेंटर एंड बस सी इससे क्या होता क्या है कि होता है। जो बच्चे का वो जो रिदम होता है, जो ब्रेक वो हो टूट जाता है, जाता है। वो टूट जाता है, उससे बच्चा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वी कैन नॉट से कि नहीं करना चाहिए, हाँ, बिकॉज दे आर हेल्पलेस, दे वांट गुड रिजल्ट्स, उन्हें करना चाहिए,
बट मुझे लग रहा है कि जितना एक्सेप्टेंस है कि नहीं मेरा बच्चा इट इज़ लाइक अ कछुआ और वो ये खरगोश खरगोश, हाँ, खरगोश बहुत तेज भाग रहा है, सम किड्स आर लाइक खरगोश, सम किड्स आर लाइक tortoise. सो इट इज़ लाइक दैट। सो एक्सेप्टेंस अगर वहाँ पे हो जाएगी, जो लो फंक्शनिंग वाले होते हैं इनमें ज़्यादा चैलेंज होता है एज कम्पेयर Overall, you have to be very patient. पेशेंट ओवरऑल वी कैन से। तो मिस ज़हरा मुझे बताइए अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करेंगे, एग्ज़ैक्टली एज़ एन ऑडियोलॉजिस्ट एंड एज़ एन स्पीच थेरेपी में क्या करते हैं आप? 1 सेकंड इसके रिज़ल्ट्स आप कैसे मेज़र करते हैं? ऑलराइट। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में बेसिकली हम लोग एक बच्चे को ट्रेन करते हैं कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। जी, अगर मैं कम्युनिकेशन का मतलब आपको बोलूँ, इट इज़ नॉट लाइक कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि ज़रूरी मुझे मैं स्पीच पे फोकस की हुई, राइट? कम्युनिकेशन का मतलब है आप किसी भी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो दूसरे तक कन्वे कर सकते, राइट? या अगर आपको कोई अगर कुछ बोल रहा है, आप किस तरीके से उस चीज़ को समझ सकते। तो स्पीच थेरेपी में बेसिकली जैसे कि सर ने अभी बताया लो फंक्शनिंग और हाई फंक्शनिंग की मैं एरियाज हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक लो फंक्शनिंग वाला बच्चा है, द चाइल्ड हु हैज ऑटिज्म एंड द चाइल्ड इज लो फंक्शनिंग। तो इनिशियली मेरा गोल ये नहीं रहेगा स्पीच थेरेपी में कि मैं उसको स्पीच कैसे करूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ काफी टाइम से बच्चा जो है वो स्पीच के लिए इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं है, डेफिनेटली आई हैव टू वर्क ऑन सम प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें बच्चे को स्पीच थेरेपी में छोड़ दिया, मैं उसको बोलूँगी कि आप बताओ एप्पल, आप बताओ बाबा, आप बताओ मम्मा, नहीं। पहले मुझे देखना है कि क्या वो बच्चा उस मतलब वो बोलने के लिए रेडी है कि नहीं। सपोज़ इफ आई हैव टू मेक अ केक, डेफिनिटली आई नीड सम इंग्रीडिएंट्स। अगर मेरे पास इंग्रीडिएंट्स नहीं है, मैं केक कोई भी एक इंग्रीडिएंट मिसिंग है, वो केक का टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, राइट? सो ये चीज़ एक पेरेंट को भी हम ये समझाते हैं कि सपोज कीजिए अगर मुझे बच्चे से कुछ बुलवाना है, राइट? तो पहले सबसे पहले एक बच्चा इमिटेशन जो है, जैसे सर ने बताया अभी इमिटेशन वो ज़रूरी है। अगर मैंने बच्चे को बोला आप क्लैप करो, पहले बच्चे में ग्रॉस बॉडी इमिटेशन आना है, मतलब पहले वो ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स वो सीखता है। क्योंकि स्पीच एक फाइन मोटर टास्क है, राइट? इसके लिए काफ़ी स्किल्स लगते हैं, मतलब ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हायर फंक्शन वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को करने के लिए पहले बच्चा ग्रॉस बॉडी मूवमेंट सीखना चाहिए। तो अक्सर कभी-कभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं थेरेपी में? ये तो बच्चे को सपोज़ बॉल से खिला रहे हैं या किचन सेट से खिला रहे हैं। ये हम घर में भी कर सकते हैं। में भी कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी हैव टू गो लाइक इट्स काइंड ऑफ अ लैडर। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो बच्चे को अगर मैंने स्पीच थेरेपी में लाया, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि चलो 1 मंथ से बच्चा बैठा, अभी तक बोलना क्यों नहीं सीखे? नो। स्पीच थेरेपिस्ट का काम ये नहीं है कि वो 1 दिन में उसको स्पीच थेरेपी सीख देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दोज़ इंग्रीडिएंट्स। जब हमें लगता है कि बच्चा इज़ रेडी फॉर स्पीच, ऑटोमैटिकली बच्चा बोलना सीखता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ आप स्पीच थेरेपी में क्या करते हैं? हम बच्चे को बेसिकली ट्रेन करते हैं कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करें। अब अगेन आई विल टेल यू कि कम्युनिकेशन का मतलब स्पीच नहीं है। जैसे कि लो फंक्शनिंग में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें स्पीच हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कब आएगी। बट द थिंग इज दैट कि जब उनके पास कोई कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं है, वी हैव टू गिव देम सम अदर थिंग्स, सम ऑल्टरनेटिव्स, राइट? सो हम लोग उनको जेस्चरली सिखाते हैं, हम उनको पॉइंटिंग से सिखाते हैं। अगर वो पहले उनमें फ्रस्ट्रेशन है, सपोज कीजिए सपोज बच्चा अभी टॉयलेट ट्रेन नहीं, बच्चा अभी डायपर ही पहन रहा है एंड बच्चे को क्या है कि सपोज डायपर जो है वो गंदा हो गया। नाउ द चाइल्ड इज फीलिंग वेरी इरिटेटेड। नाउ व्हाट विल द चाइल्ड डू? अगर उसके पास कोई कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है, द चाइल्ड विल सिंपली क्राई, एग्ज़ैक्ट राइट? बट अगर हम उसे कोई ऐसा तरीका सिखा सकते हैं कि जिस तरीके की वजह से अगर वो बोल नहीं पा रहा है, इज नॉट रेडी टू बी, और अगर वो नहीं बोल रहा है, कोई दूसरा तरीका हम उसे बता सकते हैं कि आप इस तरीके से कन्वे कर सकते तो इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग द नीड जो उस टाइम ज़रूरत है। हो। वी आर लाइक कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं बात कर पा रहे हैं, हम पिक्चर्स के जरिए से, जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, सो दैट एक्सप्रेस कर सके। Right. हाँ, या अभी काफी सारे एप्स है, जैसे आवाज ऐप, जेलो है, सेट स्पीच है। ये आपके डेडिकेटेड डिवाइस में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हम बच्चे को उस पे सिखा सकते हैं। ओके फाइन, बिकॉज हमारा मोटिव है कम्युनिकेशन। ये भी एक ये है कि उनको लगता है स्पीच थेरेपिस्ट के पास लिया तो स्पीच थेरेपी में उसको स्पीच सिखाने चाहिए। नो, इट इज द कम्युनिकेशन, सो दैट उसका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो डाउन हो जाए। ठीक है, तो मेन चीज है कि हम उससे कोई ऑल्टरनेटिव एंड ऑग्यूमेंटेटिव कम्युनिकेशन दे सकते हैं ताकि उसका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए और जो सेकेंडरी बिहेवियर्स है वो उसमें डेवलप ना हो जाए। सो इट्स जस्ट ट्रेनिंग द चाइल्ड अबाउट एंड कम्युनिकेशन।
मिस ज़हरा, टेल मी, आप बच्चों के साथ काम करते हैं, हाउ सैटिस्फाइड इज़ इट फॉर यू टू वर्क विद द किड्स विद ऑटिज़्म? Yeah. So, see, I'll tell you, it's really a very great thing जब आप कुछ करते हैं, जब आप बहुत मेहनत करते हैं और ऑल ऑफ सडन आपके जो गोल्स होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैंने अचीव किया है। इट्स रियली वेरी सैटिस्फाइंग कि हमें लगता है कि नहीं चलो मैंने कम से कम इसका 90% नहीं, बट कम से कम मैंने 40-50% इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। इसको ऐसा बनाया कि चलो ये कम्युनिकेट तो कर सकता है। सिर्फ मैंने बच्चे का ही नहीं अच्छा किया बल्कि मैंने उसका पेरेंट्स का जो है वो भी मैंने कम किया। सो इट्स लाइक आई थिंक वर्किंग विद किड्स, और हर बच्चा डिफरेंट है। आप रोज नई नई चीजें सीखते हो कि चलो ठीक है, अगर ये बच्चा इस तरीके से नहीं कर सकता है तो मैं कौन सा दूसरा तरीका अपनाऊं। So it's like you are yourself learning new things every day, and at times it is challenging also. एग्ज़ैक्टली, हाँ। It is, but then I think it's our job to work for them and train them. तो हर दिन एक नया चैलेंज होता है, but then it's really a good like a very satisfying thing. और जब आपको पेरेंट्स फीडबैक देते हैं, जैसे अगर हमने कोई चीज़ बच्चे को सिखाई है और नेक्स्ट डे हमें पेरेंट बोलता है कि इन्होंने ये चीज़ हमें घर पे बताई जो अभी तक नहीं हुआ। जो अभी तक नहीं हुआ है। सो लाइक अगर सपोज हम बच्चे को एक रीइंफोर्समेंट देते हैं कि बच्चा वो कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एक थेरेपिस्ट के लिए पेरेंट्स का फीडबैक इज अ रीइंफोर्समेंट। तो हमें भी अच्छा लगता है ओके अगर पेरेंट्स बता रहे एक पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है या एट टाइम्स नेगेटिव फीडबैक भी आ रहा है। इट्स अगेन कि मतलब हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अब हमें इस चीज़ को और एनहांस कैसे कर सकते हैं और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं इन स्किल्स को। एंड मिस ज़हरा, टेल मी, इफ यू विल बी गिवन वन अथॉरिटी to remove one stigma from the society about autism, what would that be? आई थिंक जो लोग इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, Hmm. आई थिंक अगर हम इनको बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, इनको प्रॉपर टाइम पे वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, इनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, वो अपने जितनी भी उनकी एबिलिटीज़ है वो कर सकते हैं। द थिंग इज़ अंडर एस्टिमेटिंग। जैसे कि काफ़ी सारे पेरेंट्स जैसे कि फादर्स की अभी बात हो रही थी, जैसे कि बहुत सारे एविडेंस रिसर्च एविडेंस में ऐसा देखा गया है कि 3 टू 5 इयर्स के बीच में अगर एक फादर बच्चे को लैंग्वेज स्टिमुलेशन दे, उसपे काफ़ी असर पड़ता है बच्चा। हमें ऐसा लगता है कि नहीं मदर का ही ज़्यादा रोल है। बट सो एज़ योर क्वेश्चन वाज़ कि क्या स्टिग्मा? सो आई थिंक अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि पेरेंट्स ही पहले अंडर एस्टिमेट कर ये नहीं करेगा, इससे नहीं होगा। हमें लगता है नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाए। अंडर एस्टिमेट जो करते हैं ना बच्चे वो नहीं हो वो नहीं होना पाए। चाहिए। मिस्टर मुज़फ़्फ़र, मुझे बताइए, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस क्या है ऑटिस्टिक बच्चों के रिलेटेड हमारी सोसाइटी में? अभी जहाँ अगर हम देखेंगे कि वी कैन से जो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कल्चरल मिथ्स हैं, हुँ, व्हेन इट इज़ अबाउट ऑटिज़्म, अब ऑटिज़्म में के अंदर बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ, कभी स्पीच की बात आती है, हुँ। कभी सेंसरी वाली चीज़ें आती है, कभी कॉग्निटिव वाली देयर आर चीज़ें आती मेनी डिफरेंट हैं। देयर आर मेनी अदर। डिफरेंट और डिफरेंट बिहेवियर्स दिखाते हैं। तो सोसाइटी का जो अभी है, आई एम नॉट अगेंस्ट दीज आर द सोशल बिलीफ्स, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, एवरीबॉडी हैज़ अ राइट कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, बट व्हाट वी हैव सीन यहाँ हमारे यहाँ पे बिलीफ है कि शु खुदा दोस्त शु मौत मकर उसकी ही, दिस इज़ वेरी कॉमन एंड हर जगह आप ये पाओगे। तो ये जो खुदा दोस्त या मुत हुँ, आप इसको बुलाते हो या बोलते हो, हुँ, इस ये बोलने से आप बच्चे का नुकसान करते हुँ, हो। आप अपना नुकसान नहीं करते, आप बच्चे के क्रूशियल ईयर्स वेस्ट कर देते हुँ। हो। लैंग्वेज की बात आती है तो हमारे यहाँ पे बिलीफ है कुआता ठूल देयुस, आप कबूतर के अंडे लेके आ जाओ वो उसको दे केमिस्ट दो। की ज़बान थी। हाँ, हुँ, आप फलां दरगाह पे चीज़ चढ़ा लो, हाँ, वहाँ पे हो जाएगा। आप फलां दरगाह पे ये नियाज़ डालो, इसको वो हो जाएगा। या इसके फादर ने 4 साल के या 5 साल के बाद बात की है, ये भी ये करेगा। भी ले करेगा। ठाकुर जिनका हम बोलते हैं, ये भी बात करेगा। तब डिफ़रेंस था, नाउ देयर इज़ डिफ़रेंट। हमारे यहाँ पे डिफ़रेंस है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। दिस इज़ अगेन बिलीव, बच्चे ऐसे ज़िद्दी होते हैं, शरारती होते हैं। हमारे यहाँ पे ऑटिज़्म के रिगार्डिंग बिलीफ्स है कि उनको शायद लोग अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए किसी की ओर देखते नहीं है, किसी की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते, दैट व्हिच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अनदर मिथ इज़ यहाँ पे कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं कर पाएँगे, व्हाई टू वेस्ट द मनी? इनको क्यों इंटरवेंशन के लिए भेजना है? इनके पीछे-पीछे क्यों? लीव देम लाइक दिस, बट व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग कि वी हैव सीन द ऑटिस्टिक किड्स हैव डन ट्रेमेंडस जो भी है काम किया इन्होंने इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, इन द फील्ड ऑफ
creativity in the field of vocational trainings. We have अगर if they want to see, they can come to my center and I will show them the kids. मेरे पास ऐसे kids हैं, आप इनको क्ले दे दो ना, और क्ले में से वो इतना अच्छा आर्ट कर देते हैं। मैं समटाइम्स मैं हैरान रह के जाता हूँ कि इस बच्चे की आइडियोलॉजी और इसका जो कॉग्निशन और इसका जो रीजनिंग पावर है वो how he वो has done it. हाँ. कैसे कर पाए। हम्म. वो इमेजिनेशन उसने चीज़ें ऐसी इमेजिन की होती है, वो हमें भी समझ नहीं आता कि इसने वो चीज़ें फिर वो अपने थॉट्स को प्रैक्टिकली शेप देना, दैट इज इटसेल्फ इज बिग अचीवमेंट। And is it advisable कि आप लोग फिर उसको उसी हाँ, फील्ड में इम्प्रूव और करते हैं? yes. I know मैं आपको एक एग्जाम we have the one patient, she is from वो हॉलैंड से अभी आ गई है। तो वो बच्ची no one can believe, but yeah, the parents, it is all at the end the parents, they need appreciation। मुझे लग रहा है they are the role model for other parents। वो बच्ची 16 years की है itself। यहाँ पे मैंने पेरेंट्स देखा जहाँ पे फीमेल्स के आती है, they give up। उनको लगता है कि नहीं होता, बिकॉज फीमेल को ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़, बिकॉज एक छोटी एज से ही उनके फिर साइकिल स्टार्ट होता है itself। कौन देखेगा, who will। आज यहाँ बच्चे 8 साल 9 साल के होते हैं, अभी टॉयलेट ट्रेन होता ही नहीं है, कोई किसी ने नहीं सिखाया होता टॉयलेट ट्रेनिंग। itself is a challenge for Exactly. फैमिली पेरेंट्स। साइकिल्स का अलग चैलेंज, क्रैम्प्स का हाउ शी विल कन्वे कि मुझे क्रैम्प्स आ रहा है, हाउ शी कन्वेज कि मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, आई एम इल, नो वन, बिकॉज बट दे हैव ट्रेन्ड द चाइल्ड लाइक दिस। वो एक तो पियानो इतना अच्छा बजाती है, शी कैन बीट एनी म्यूजिशियन, इतना अच्छा पियानो। वो घर का सारा काम करती है, घर के बर्तन धोते हैं, वो खाना बनाती है, कपड़े खुद से धोती है, आयरन करती है। दिस इज़ द 14 ईयर। आपको मैं बैग लेके जाऊँगा, आई हैव 6 ईयर का एक बच्चा है मेरे पास। वो घर का दादा के साथ उसका इतना अटैचमेंट बॉन्ड है, वो दादाजी के सारे काम करता है। दादाजी को के लिए बिस्तर तैयार कर देता है, ब्लैंकेट ऑन कर देता है, लाइट ऑन ऑफ कर देता है, उसके लिए पानी लाता है। जो भी कुछ दादाजी को करना होता है वो वो दादाजी करते के हैं। लिए। So दादाजी different people with different sources क्या कर सकते सो हो? वी कैन से दैट इज़ व्हाई हम कह सकते हैं ऑटिज़्म में हमेशा साउंड एबिलिटीज़ होते हैं। इनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। हमेशा रिसर्च ने भी ये पाया गया कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई पेंटिंग है तो मैं पूरी पेंटिंग पे फोकस करूँगा, लेकिन इनका नहीं होता है। इनका जो मेमोरी टाइप होता है ना, या तो ये होल पे फोकस करेंगे या तो ये फैक्ट्स पे। ये अगर यहाँ पे जी लिखा है ना, ये ओ डी नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ जी पे फोकस करेंगे और They will go with the G. इसके Yeah, डेप्थ में yeah, जाएंगे yeah. कि ये जी क्यों है, यहाँ पे ये डार्ट है, उसका एक मीनिंग निकाल के लाएंगे। सो वही जैसे मैम भी बोलेंगी, इनको ऐसे इग्नोर करना, इनको वही कल्चरल मिथ है कि छोड़ दो, ये नहीं कर पाएंगे कुछ, इनमें कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो वी शुड नॉट लिव विद दिस मिथ। दे हैव दीज एबिलिटीज, दे कैन डू एनीथिंग एंड वी नो कि ये आप देखो कि इतना। आई हैव अनदर रिसेंटली मैंने एक बच्चा देखा, इज 15 ईयर प्लस, ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इतना रिलीजियस है वो, जहाँ पे नॉर्मल इंसान तहज्जुद नहीं पढ़ता है, बट वो बच्चा कंप्लीटली तहज्जुद पढ़ता है रोज, और उसको एक तहज्जुद मिस नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट ही सेड, जब मेरा सेशन उसका पास होता है, बिकॉज इज ए 15 ईयर अडल्ट है, सो आई हैव टू सी। वो मुझे बोल रहा है, सर मुझे 3-4 बजे से पहले पहले घर पहुंचना है। मैंने कहा क्यों? मुझे मस्जिद में नमाज पढ़नी है, मुझे नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। अब मुझे अगर बोलोगे आई डोंट केयर अबाउट, मुझे मस्जिद में पढ़नी है, मुझे नहीं, बट सी हाउ कनेक्टेड ही इज, Exactly. ही इज 1000 टाइम्स बेटर देन मी। बट उसको ये कंसेप्शन है, बट हम क्या बोलते हैं, इशमोत एमिशन एमिशन कंसेप्ट। हाँ. अगर उसको थोड़ा सा, और उसको जो कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी है, उस सफाई का उसका जो तस्वुर है, हदीस कितने उसको याद है, कुरान उसको कितने याद है, दिस अनदर थिंग। अनदर चाइल्ड मैं आपको बताता हूँ, ही इज लाइक, मुझे ओवैस रज़ा कादरी दस्तार पहनता है, एक्ट्स लाइक द सेम, नात गाता है, बिकॉज रोल मॉडल्स आर देयर एंड दे वांट, बिकॉज इनमें अलग गॉड ने, व्हाई वी से दे आर न्यूरो डाइवर्स, गॉड ने उनमें अपनी सलाहियतें दी है, इनकी अपनी मेंटलाइजेशन होती है, हमारी अपनी मेंटलाइजेशन होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वही कहा, सोसाइटी इज नॉट लाइक दिस। सो वी कैन नॉट से हम हर रोज दावा करते इंक्लूसिव। I don't say they need inclusive. We need inclusive. Exactly. They don't need inclusive. It is society who is blind. They are not blind. So They are like that. We have where we can we have to improve. change. We have to be in, हमें inclusive की हमें ज़रूरत जरूर.
उनको नहीं ज़रूरत है। हमें चेंज होने की ज़रूरत है, उनको चेंज होने की ज़रूरत, बट यहाँ उल्टा ही हो रहा है। एग्जैक्टली। नहीं वो हो जाए कि दैट इज़ व्हेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज़ देयर। तो मुजफ्फर साहब मुझे बताइए, एक ऐसी एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहिए जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं। मेरी एडवाइस यही है इन पेरेंट्स से कि यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट वीक, यू आर स्ट्रॉन्गर। ऑटिज़्म बच्चा घर में होना इज़ नॉट जैसे मैंने मिथ में भी शायद आई फॉरगेट में ये बोला गया है कि ये हमारे घर में मनहूसियत इसने लाई है। इसने हमारे ये शायद ये लेडी ही सही नहीं है, इसलिए इसको ऑटिज़्म या ऐसा कोई न्यूरो डेवलपमेंटल किट पैदा हो गया। नो, यू आर नॉट, आप भी एक हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान हो, बट ऑटिज़्म होना इट इज़ अ ब्लेसिंग्स। गॉड उसी को वही कहता है कि ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। गॉड अल्लाह ताला उसी को आजमाइश देता है ज़्यादा जिससे वो ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा प्यार करता है। सो ये हर जगह हदीस कुरान में लिखा है कि दे आर ब्लेस्ड, कि उनको एट लीस्ट किसी प्लान के तहत उनको चूज़ किया गया है। उनको शायद गॉड का कुछ प्लान होगा कि उनको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जहाँ पे दे विल बी इमोशनली मोर रिज़िलिएंट, सोशली मोर रिज़िलेंट, बिकॉज़ ऐसी चीज़ों को डील करना ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये वही इंसान करता है जो बहादुर और जो स्ट्रॉन्ग ब्रेव हो इसमें सकता है, होना है। जो ब्रेव। सो वी कैन से यू ऑल मदर्स आर ब्रेव जिनके किड्स ऑटिस्टिक है। यू आर नॉट अलोन, we are with you people. Your kids are not alone, your kids are not different. It is us who are blind, it is us who are not accepting. They are the superheroes, they have done the magics, they have done the wonders in the world. They need support, and we people are there as a society, we want to support them. We want to just hold their hands and we want to just teach them. Guide them. We have to just teach them, rest we cannot do anything. बस वो चीज़ we want to see the smile on your faces. That is only possible जब आप उतना इमोशनली स्ट्रांग रहोगे। एंड ट्रस्ट मी, चाहे ये 1 साल ले, 2 साल ले, 3 साल ले या 4 साल भी ले, डोंट वीक नहीं होना है, कमज़ोर नहीं होना है। ए टाइम विल कम जब आपका बच्चा ज़रूर आपको मम्मा And बोलेगा। you will get a And you will meaningful and get- productive result. हाँ, वो चीज़ जो वो फीलिंग्स होती है वो अलग ही लेवल की होती है, बट ओनली वन थिंग इज पेशेंस एंड डेडिकेशन की It's ज़रूरत, a process of time. वो चीज़। तो मिस जहरा, आप पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दीजिए रिलेटेड टू द स्पीच एंड हियरिंग की, अगर हम बात करेंगे तो। सो मेरी पेरेंट्स से जो भी न्यू मॉम्स है सपोज कीजिए, पहले मैं उनको बताऊंगी बिकॉज देयर इज वन टर्म दैट इज वर्चुअल ऑटिज्म, जो अभी बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो है टिपिकल डेवलपमेंट से डिविएट हो रहे हैं। तो मेरी एक सबसे पहले ये सजेशन रहेगी पेरेंट्स को कि स्क्रीन टाइम को आप काफ़ी लिमिट कीजिए। दैट्स अ वर्चुअल ऑटिज्म, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद मैं ये बोलूँगी आपको कि अगर आप स्पीच थेरेपी और जो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है आप वो स्टार्ट कीजिए, बिकॉज़ अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। क्योंकि एक क्रिटिकल पीरियड रहता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि चलो 1 साल बाद देखती हूँ, 2 साल बाद देखती हूँ, तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। थर्ड थिंग इज़, अगर आप अब थेरेपी करा रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा है, यू हैव टू बी पेशेंट। एंड अगर वो स्पेशल चाइल्ड है देन यू आर अ स्पेशल मॉम, बिकॉज़ आप में काफ़ी पेशेंस है। जैसे एक बच्चे नॉर्मल बच्चे से काफ़ी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाएगा, बोलेगा, 10 लोगों के गेस्ट के सामने बातें करेगा, लेकिन आप वो सारी चीज़ें भी बहुत बर्दाश्त कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू आर वेरी स्ट्रांग। सो डेफिनिटली मैं उनको बोलूँगी कि दीज़ थिंग्स टेक टाइम। सो आपकी पेशेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी आपको थेरेपिस्ट बोल रहा है वहाँ पे थेरेपी सेशंस में, वो आप घर पे करें, करें। दैट इज़ मस्ट। सो होमवर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट। Thank you so much for your time, Muzaffar Saab and Zahra ji. Maybe it will take us one more sting in future, so that if there is something there is remaining, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर सकें. As of now, we take your leave. Thank you so much. Thank you so much.